तो हेलो गाइज, आप सब देख रहे हैं प्रकाश मस्ती ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बुद्धा पार्क। वहाँ पे वाटर पर जो 3D पिक्चर दिखाई जाती है वो आप लोग के सामने आज हम रखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग के सामने पूरे वीडियो रखेंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, वो 15 मिनट का ऐसे ही होता है। मतलब आधा घंटा शो चलती है, जबकि उसमें से काट छाट के हम 10 मिनट का वीडियो रखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए तो वीडियो में बने रहिए। वहाँ का 3D पिक्चर आप लोग के सामने रखते हैं। इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे नहीं लौट सकते, पर हम ये तो देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो दिया ही, विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी किया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बौद्ध जी के बारे में सारा चीज कहानी बताया जा रहा है। संस्कृतियों के विरोध में यहाँ से आवाजें लगातार बुलंद होती रही हैं। आइए चलिए बिहार की कहानी की शुरुआत करते हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और दूर मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचयिता। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेश की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। लोग जब अपने जीवन के सच, औचित्य, संवेदना और विडंबनाओं का प्रतिबिंब किसी व्यक्तित्व में पाने लगते हैं तो उससे हद तोड़कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहाँ उसे कभी अपनी परीक्षा नहीं देनी पड़ी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के दो महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। क्योंकि कर्ण किसी राजघराने के वारिस नहीं थे, इस कारण उन्हें पद पद पर अपमान का भूत पीना पड़ा था। वो एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ महान दानव्रती भी थे और इस व्रत की रक्षा में भी उन्हें जान गंवानी पड़ी। चलिए बिहार की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। विश्व के इतिहास में ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कंफ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में बिहार की भूमि से महावीर और बुद्ध के दर्शन का नवोन्मेष हो रहा है।
चुनकर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जीने का तरीका बताया। उनका एक प्रमुख दर्शन था अनेकांतवाद। इस दर्शन के अनुसार सच को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है और जब तक हम सत्य को हर एक नजरिए से परख नहीं लेते तब तक संपूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। जब महावीर स्वामी केवल ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय एक और महापुरुष सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन थे। इतिहास इस बात पर मौन है, पर हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिले होंगे। आज से ठीक 2600 साल पहले वो भी क्या दृश्य था जब सिद्धार्थ गौतम ने गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया था। और माया के सम्राट मार ने अपने सारे दंजों को उन पर छोड़ा था और धरती उस संघर्ष की साक्षी बनी। संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया कि इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना गया है। बुद्ध ने बताया कि दो अतिभाव हैं, एक तरफ जीने का भोग और दूसरी तरफ आत्मदमन। एक है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है। दूसरा कहता है सारी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि उसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा। वे मध्यम मार्ग के विश्वासी थे जो न प्रवृत्तिवाद है न निवृत्तिवाद। अब हम बात करते हैं मगध के राजा बिंबिसार की। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में देश छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, पर बिंबिसार के नेतृत्व में पहली बार मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। जैन और बौद्ध दोनों राजा बिंबिसार को अपने करीब मानते थे। इन्हीं दिनों गंगा के उस पार वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य स्थापित था। वहां की आम्रपाली अपनी सुंदरता, नृत्य कला, गायन वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। महत्वपूर्ण वैभव के बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संघ को दान में दे दी। उधर राजनीति के क्षेत्र में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सामरिक दृष्टि को समझते हुए मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया और उसी समय राजगीर की सप्तकर्णी गुफाओं में बुद्ध के 500 शिष्य 6 महीने की संगीति के बाद त्रिपिटकों का संकलन किया। बिहार की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 3री सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। अरे ये क्या, यूनान का राजदूत मेगास्थनीस यहाँ प्रवासी जीवन बिता रहा है। गंगा तट का ये शहर करीब 9 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा है, जो कि तत्कालीन रोम से कम 2 गुना बड़ा है। शहर चारों ओर लकड़ी की दीवारों से घिरा है। लगभग 570 बुर्ज हैं और आने जाने के लिए 64 दरवाजे बने हुए हैं। शहर के चारों ओर सुरक्षात्मक खाई है। लोगों की जो शान शौकत है वो संसार में कहीं भी नहीं है। शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में है और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य
तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिज्ञ, तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग दिया हो। कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा अशोक थे। सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर शुरू हुआ होगा। जहां लोग दीवारों से साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं, उसने अपने शासन का विस्तार 84,000 फीट बनाकर किया। सचमुच अद्भुत थी राजा अशोक की सोच, और ये कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया। तो ये रही बिहार की ईसापुर की कहानी। अब हम चलते हैं